ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम जानते हैं कि गाल्वानिक सेल, हम गाल्वानिक सेल जानते हैं कि आपका जो जिंक होता है वो एनोड होता है, लेफ्ट साइड में रहता है, और जो कैथोड होता है वो कॉपर रॉड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, जिंक रॉड। तो यहाँ पे मैं जिंक रॉड रख रहा हूँ। तो दिस इज योर जिंक रॉड and here your ZnSO4. Solution is your ZnSO4. And in the cathode, we are using copper electrode. यहाँ पे हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कॉपर रॉड। और ये तुम्हारा क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, तुम्हारा एनोड होता है। और हम इसको थ्रू वायर कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रहता है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है, CuSO4 सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, CuSO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन बता सकता है क्या, दिस क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड टू कैथोड हम जानते हैं। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हम तो जानते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन इसको बेसिस करके थोड़ा सा आपके बुक में मैं आज देख रहा था, एक मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और उसको ये एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा दिस इज द एनोड टू कैथोड, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एनोड टू कैथोड होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां तक होता है, तुम्हारा एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। तो करंट का क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा, क्योंकि बाय कन्वेंशनल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन। तो अगर आपको पूछा जा रहा है कि गाल्वानिक सेल में करंट का फ्लो, करंट का डायरेक्शन कहां पे है, करंट का डायरेक्शन कहां पे है, तुम्हारा कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। तो यहाँ पे एक अच्छा वाला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे जो गाल्वानोमीटर वगैरह यूज ना करके मैं एक बैटरी यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक सेल या बैटरी कुछ यूज कर दे रहा हूँ। तो आप जानते हो कि ये आपका गाल्वानिक सेल है, क्योंकि एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वैसे वैसे होता है। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे ये कॉन्सेप्ट को, आप जानते हो कि गाल्वानिक सेल मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो ये जो है ये एक्सटर्नल है। मैं जो यहाँ पे सेल अभी यूज कर रहा हूँ, ये तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल में इसको मेंशन कर रहा हूँ। तो आपको इसको क्या कैसे याद रखोगे, ध्यान दो कि गाल्वानिक सेल मतलब आपका करंट यहाँ पे जनरेट होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने से आपको क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट अगर फ्लो होगा दैट मींस हमको करंट चाहिए, तो हमारे पास करंट नहीं है, हमारे पास करंट नहीं है मतलब हमारे पास एक कोई भी तुम्हारा लाइट है या फैन है या बल्ब है, तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास नहीं है। इसलिए हम ये सेल डिजाइन किए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गार्मालिक सेल हम डिजाइन किए हैं। तो यहाँ पे जो ई एक्सटर्नल है, यहाँ पे ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, अगर ई एक्सटर्नल तुम्हारा लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो वो कौन सा सेल होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गार्वानिक सेल होगा, गाल्वानिक सेल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो अगर ये जो ई एक्सटर्नल, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन क्या क्या एक्चुअली कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, अगर आप ZnSO4 को 1 मोलारिटी ले जाओगे, 1 मोलारिटी, CuSO4 को 1 मोलारिटी ले जाओगे, और इसका जो भी आपका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आपका जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड स्टेट में मान लोगे, तो स्टैंडर्ड स्टेट में मानने पर आपका जो सेल पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा वो 1.1 वोल्ट ही होता है, 1.1 वोल्ट होता है। तो 1.1 वोल्ट मतलब अगर इस यहाँ पे ई एक्सटर्नल में 1.1 वोल्ट ले लूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, करंट भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट ले रहा हूँ, दैट मींस हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
तो इसीलिए मैं गाल्वानिक सेल डिजाइन किया हूं। तो यहाँ पे फॉर गाल्वानिक सेल ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। वैसे ही मैं अगर एक सेल को डिजाइन कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे सेल को डिजाइन कर रहा हूं, सेम जैसे करता हूं, यहाँ पे ले जा रहा हूं जिंक रॉड, यहाँ पे ले जा रहा हूं जिंक रॉड, और यहाँ पे ले जा रहा हूं कॉपर रॉड, और इसको ZnSO4 जैसे तुम्हारा होता है यहाँ पे जिंक रॉड, and here is also your copper rod, and here the solution is your ZnSO4, and here the solution is your CuSO4। तो ये सॉल्यूशन मैंने ले लिया और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट कर दिया। सॉल्ट ब्रिज अगर उठा देंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। अगर ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो गाल्वानिक सेल होगा। अगर यहाँ पे तुम एक्सटर्नल सोर्स रख रहे हो, कुछ भी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और इसका जो ई एक्सटर्नल होगा, ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट होगा, दैट मींस आपका पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इफ ई एक्सटर्नल is equal to 1.1 volt, that means no flow of current, no flow of current, करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो कब होगा? करंट का फ्लो कब कैथोड टू एनोड होगा? जब तुम्हारा ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए तो हम गाल्वानिक सेल कर रहे हैं ना। गाल्वानिक सेल में तुम्हारा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेशन होता है, दैट मींस हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियसली हमारे पास कम होगा, तो इसीलिए ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट मतलब वो गाल्वानिक सेल है। और अगर पूछा जा रहा है कि व्हेन ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट देन व्हाट इज द करंट फ्लो, तो आप जान लोगे कि ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट मतलब वो गाल्वानिक सेल का बात हो रहा है। और गाल्वानिक सेल में क्या होता है? कैथोड टू एनोड करंट होता है, और एनोड टू कैथोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर मैं ई एक्सटर्नल को इक्वल टू 1.1 वोल्ट ले जाऊंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नो फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। सिमिलरली और एक नेक्स्ट कंडीशन हमारा आ सकता है, मैं अगर दो सेल को ले रहा हूं, यहाँ पे जिंक रॉड, here is your zinc rod and here is the copper rod, and here is the solution is your CuSO4 and here is the solution is your ZnSO4। तो ZnSO4 और CuSO4 को मैं करंट कर दे रहा हूं। अगर यहाँ और सॉल्ट ब्रिज जैसे कनेक्ट होता है वैसे सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दे रहा हूं। और यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट कर रहा हूँ एक्सटर्नल कुछ बैटरी के साथ, और जो एक्सटर्नल बैटरी ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट का रख रहा हूँ, दैट मींस ये तुम्हारा जो सेल का जो बैटरी का है उसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से मैं ज्यादा रख रहा हूँ, ये मैं उस सेल में 1.1 वोल्ट से ज्यादा रख रहा हूँ। इसको कैसे याद रखेंगे? तुम याद करो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, नॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने पर आपका जैसे आप जानते हो कि AgNO3 aqueous AgNO3 aqueous NaCl PT इलेक्ट्रोड के साथ जो रिएक्शन होता है जो हम पढ़े थे, तो उस टाइप का। तो यहाँ पे अगर ई एक्सटर्नल को 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे रहा हूं, दैट मींस ये जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव होगा। कब बिहेव होगा? इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, तीन कंडीशन का क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे अगर तुम नॉर्मल हम अगर इलेक्ट्रो गाल्वानिक सेल की बात करेंगे, अगर लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो तुम्हारा गाल्वानिक सेल एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो अगर तुम मोर देन 1.1 वोल्ट ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि व्हेन एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल और बैटरी का जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं, सेल यूज कर रहे हैं, उसका ईएमएफ ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ होता है? तो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा करंट फ्लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? करंट फ्लो। तो अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन होगा कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन हो जाएगा एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। तो जो हम पढ़े एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूं,
अगर आपका ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? अरे ये कौन सा सेल होगा? गाल्वानिक सेल। कौन सा सेल होगा? गाल्वानिक सेल। और गाल्वानिक सेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जैसे जानते हैं तुम्हारा क्या होता है? एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। और तुम्हारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा? कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। सेकेंड कंडीशन में अगर मैं बोल रहा हूं कि ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट है, अगर इक्वल टू है दैट मींस देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नो फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे करंट का कुछ भी फ्लो नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा। तो थर्ड कंडीशन में अगर मैं बोल रहा हूं कि ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है तो वो कौन सा सेल की तरह बिहेव होगा? कौन बताएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्योंकि आप ऐसे दिमाग में डालो कि दिमाग में इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आप जानते हो कि फॉर एग्जांपल आप वाटर को आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो और ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन कर रहे हो, आप करंट सप्लाई करोगे ना। करंट सप्लाई करने मतलब आपके पास बहुत सारा करंट है, इसलिए तो आप सप्लाई कर रहे हो। इसलिए ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन अगर 1.1 वोल्ट होगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिवर्स हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। एंड जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, करंट डायरेक्शन ये हो जाएगा क्या? एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। तो ये थोड़ा सा ये तीन बात है, आपको तीन कंडीशन याद रखना है। अगर ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा क्या होगा? लेस इक्वल टू 1.1 वोल्ट होगा क्या होगा? ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा क्या होगा? अगर तुम्हारा लेस देन 1.1 वोल्ट हो रहा है वो गाल्वानिक सेल की तरह बिहेव होगा, गाल्वानिक सेल की तरह बिहेव होगा। अगर इक्वल टू 1.1 वोल्ट है दैट मींस नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नो फ्लो ऑफ करंट। अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव होगा। ये बात समझ में आ गया ना? समझ में नहीं आया? ये हो गया तो ओके। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? और ये पीडीएफ में भेज दूंगा और उसको ये रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा अच्छे से 2x स्पीड में देख लेना और एक बार। और एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा सा ट्राई करो कि अगर हो पाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। क्वेश्चन दिया है कि ध्यान से देखो क्वेश्चन को, द ईएमएफ ऑफ सेल फॉर द रिएक्शन दैट मींस आपको कैलकुलेशन करना है क्या? ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल दिया ना, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट ई सेल, दैट मींस फ्रॉम लास्ट इक्वेशन। तो क्वेश्चन क्या दे दिया है? रिएक्शन दिया है कि जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस ये aqueous gives Zn2 प्लस और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है कि 0.1 मोलरिटी प्लस H2 और H2 जो गैस फॉर्म में रहता है उसका प्रेशर है 1 atm। ओके, तो ये आपको कंडीशन दे दिया है और ये ईएमओ सेल एक्चुअली दे दिया है इज 0.28 वोल्ट, ओके, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मींस आपको ई सेल दे दिया है, ये आपके पास रिएक्शन है और ईएमएफ सेल फॉर दिस रिएक्शन आपको दे दिया है कितना? 0.28 वोल्ट। और क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि राइट दी हाफ सेल रिएक्शन, राइट दी हाफ सेल रिएक्शन। आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, दैट मींस एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन यू हैव टू राइट एंड कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पीएच सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना? एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो सॉल्यूशन होगा उसको पीएच निकालना है, ठीक है ना? और इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं किए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? आप सब जानते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखो कैसे होता है। पहले हमें क्या दे दिया है? आपको ई सेल दे दिया है 0.28 वोल्ट और क्या दिया है? राइट दी हाफ सेल रिएक्शन। तो ऑब्वियसली हम हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो हाफ सेल रिएक्शन एनोड। तो एनोड में क्या रिएक्शन होगा? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड? एनोड में क्या रिएक्शन होगा?
Zn gives Zn ऑब्वियसली plus 2 electron. यू कैन सी हियर Zn, जिंक यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे +2 में है, तो एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, दैट मींस ये तुम्हारा एनोड का रिएक्शन है। दैट मींस जिंक गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड में होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड में क्या होगा? कैथोड का रिएक्शन, कैथोड में तुम्हारा H+ क्या है? +1 में है, और H2 मतलब क्या है? 0 में है। कैथोड मतलब रिडक्शन, कैथोड रेड कैट, रिडक्शन होता है हमेशा कैथोड में। तो कैथोड मत रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यू कैन सी हियर +1 से आपका क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, दैट मींस रिडक्शन हो रहा है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? कैथोड का रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन कैसे होगा? 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स योर H2, ये तुम्हारा रिएक्शन होगा। तो इसको फाइनल रिएक्शन टोटल लिख दोगे। तो जो इलेक्ट्रॉन को हम काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, उसको तो बोलते हैं ना n, तो n यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। तो फाइनल रिएक्शन लिखता हूँ Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस H2। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी है आपको और कुछ डाटा है। Zn2 प्लस 2 जिंक इक्वल टू -0.76 E नॉट ऑफ H+2H2 आपको दिया है 0। ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन वैल्यू है। तो अभी आपको क्या करना है? नॉस्ट इक्वेशन निकालना है। लेकिन अभी तक हमने ई सेल निकलना सीखे हैं, लेकिन अभी हम कभी भी मतलब ऐसा नहीं हमारे पास है कि पीएच, इस टाइप का क्वेश्चन से पीएच कैसे निकालेंगे, नॉस्ट इक्वेशन से पीएच कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दो कैसे निकालता है। तो यहाँ पे आपके पास अभी आ गया एन का वैल्यू आ गया, टोटल सेल रिएक्शन आ गया, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी आपको Zn2+ का दे दिया है। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या है हम जानते हैं। नॉस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब आई कैन राइट डाउन डायरेक्टली 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपका नॉस्ट इक्वेशन है। तो ई सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ई सेल कितना है? 0.28, जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू। तो 0.28 इक्वल टू ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल हमारा कैसे आता है? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये हमारा होता है क्या? ई नॉट सेल का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है, और ये हम बहुत बार कैलकुलेशन किए हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन ये फॉर्मूला को पुट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले चेक करना पड़ेगा कि सारा का सारा वैल्यू रिडक्शन में होना चाहिए। कैथोड में ई नॉट वैल्यू रिडक्शन वैल्यू पोटेंशियल पुट करेंगे, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल पुट करेंगे। तो जो गिवन वैल्यू है वो रिडक्शन है ना ऑक्सीडेशन है? देखो Zn2 प्लस 2 Zn2 प्लस 2 Zn, ये +2 था, ये 0 को चेंज हो गया, दैट मींस रिडक्शन। दैट मींस ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पे भी H+ था, दैट मींस H+ से H2 को चेंज हो रहा है। 0, ये H+ मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, H2 मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से 0 आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी तुम्हारा क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। दैट मींस तुमको कुछ काम करने का नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है। और हमारे पास क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड क्या है? कैथोड आपके पास है H+, ठीक है ना? दैट मींस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैथोड, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एनोड। जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू। तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0 माइनस कैथोड का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि तुम्हारा H2 है ना कैथोड में, और H2 का वैल्यू 0 दिया है। और माइनस तुम्हारा क्या? एनोड, एनोड का वैल्यू का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.76। सो -0.76, तो ये आपका आ जाएगा क्या? ई नॉट से माइनस 0.059 बाई एन का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। लॉग 2 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है उसको हम एन मानेंगे। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट में आपका क्या है? Zn2 प्लस है और H2 है, Zn2 प्लस और H2। तो H2 का तो ऑलरेडी प्रेशर 1 दे दिया है, 1 atm, तो इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे Zn2 प्लस को मेंशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साइड में। तो प्रोडक्ट में क्या होगा? Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या है? जिंक और H+। तो जिंक क्या होता है? जिंक सॉलिड होता है, और हमने दिखा था कि नॉस्ट इक्वेशन में कभी भी हम सॉलिड सब्सटेंस को नहीं लेते हैं, हम हमेशा एक्वस को लेते हैं। तो H+ क्या है? एक्वस है। तो H+2 इस टाइप का क्वेश्चन नॉस्ट इक्वेशन करते टाइम कभी भी कोफिशिएंट को पावर अगर नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा मेहनत चला जाएगा।
तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि आपका कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी सेल आ जाए, आपको एक बार एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन लिखना है। उसके बाद जो फाइनल रिएक्शन आएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट एंड ईच टर्म मस्ट बी रेज्ड टू इट्स कोफिशिएंट। उसका पावर कोफिशिएंट आप रखोगे मतलब रखोगे, वरना गलत होगा। तो ये रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन टू द पावर 2। ये आपका आ गया क्या तुम्हारा नॉस्ट इक्वेशन। जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू। Zn2 प्लस का वैल्यू कंसंट्रेशन आपको दे दिया है 0.1, आपको Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन दे दिया है, लेकिन H प्लस नहीं मालूम। तो आपको H प्लस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है ना। अगर आपका H प्लस कंसंट्रेशन वंस मिल गया तो पीएच मिल जाएगा। अगर H प्लस मिल गया तो पीएच तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि अगर आपको पूछा जाता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लो, तो आप आराम से निकाल देते, लेकिन यहाँ पे घुमा के आपको पीएच पूछ लिया है। तो इसलिए डायरेक्ट हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 0.28 माइनस इक्वल टू 0 माइनस माइनस 0.76, ये क्या हो जाएगा 0.76 माइनस 0.059 को 0.06 मान लूंगा, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा। तो 0.06 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 0.03 डायरेक्ट लिख रहा हूं। लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाई H प्लस कंसंट्रेशन टू द पावर स्क्वायर। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अरे सॉल्व कर पाओगे तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। 0.28 इक्वल टू 0.76 माइनस 0.03, तो लॉग, ध्यान दो, लॉग x बाई वाई क्या है, लॉग x माइनस लॉग वाई, लॉग x माइनस लॉग वाई। तो वैसे ही यहाँ पे लॉग लॉग 0.1 डिवाइड बाई एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो 0.1 को क्या लिख सकता हूँ 10 टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लॉग 10 टू द पावर माइनस 1 माइनस लॉग एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनल, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। तो इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो 0.28 इक्वल टू 0.76 माइनस 0.03। आप जानते हो कि जो पावर होता है वो क्या होता है, पीछे आ जाता है, बैक साइड, लॉग के बैक साइड में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा -1 log 10, -1 log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम आराम से निकाल सकते हैं, ये -1 हो जाएगा माइनस। वैसे ये 2 क्या होगा, पीछे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log S प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अरे यहां तक सबका क्लियर है ना, किसका डाउट है, अरे यहाँ पे सबका क्लियर है yes, तो यहाँ पे जो log 10 है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन जब करा रहे हैं तो ध्यान से देखो, बहुत आसान है क्वेश्चन। तो इसको खाली सॉल्व कर देंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगा। तो मिल गया तो आंसर भी मिल गया आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, आपके पास है 0.28 इक्वल टू 0.76 माइनस 0.03। ये तुम्हारा -1 log 10 क्या हो जाएगा -1, क्योंकि log 10 का वैल्यू तो तुम्हारा -1 भी होता है। तो तुम्हारा यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट -1 माइनस 2 इंटू लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपके पास फाइनल आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको इस साइड ले जाओ, ठीक है ना, इसको इस साइड ले जाओ, वरना इस टर्म को टोटल इस साइड ले जाओ, ठीक है ना, इसको इस साइड ले जाओ और 0.28 को इस साइड ले जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.03 -1 -2 log S प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.28 माइनस 0.76। तो ये आपका आ गया, नहीं ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम इस साइड ले रहे हैं। तो आ जाएगा कितना 0.76 माइनस 0.28, तो ये आपका आ गया। फिर 0.03 को क्या करेंगे, इस साइड डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा -1 माइनस 2 log S प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू 0.76 माइनस 0.28 डिवाइड बाई 0.03। इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। फिर पॉइंट -1 इस साइड है, तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस साइड प्लस हो जाएगा, फिर 2 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको माइनस लॉग एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपका आ सकता है, माइनस लॉग एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपका आ जाएगा। और माइनस लॉग एस प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपका आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हो। और माइनस लॉग एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपका आ जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपका आ जाएगा कितना 8.62। और जो माइनस लॉग एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वही तो पीएच है ना, दैट मींस पीएच आपका आ जाएगा 8.62। तो इसको सॉल्व करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत आसान है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप करने से आपका आंसर क्लियरली मिल सकता है। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, अरे हो पाएगा yes, तो इसको थोड़ा सा yes, ध्यान, sir. इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना।
तो अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। और किसी किसी क्वेश्चन में क्या दे देता है, घुमा के क्वेश्चन देगा, आपको दे देगा पीएच फॉर एग्जाम्पल 10, पीएच 10 है, आपको पूछेगा ई सेल निकाल लो। तो आप कैसे निकालेंगे, तो pH 10 मतलब आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया होगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? pH अगर 10 होगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? और व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो भी pH होगा तुम्हारा 10 टू द पावर माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम माइनस लॉग H प्लस निकाल रहे हो तो माइनस लॉग H प्लस मतलब इस साइड भी माइनस ले जाओ, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 10, तो ये क्या होगा, पीछे आ जाएगा। तो ये माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10, 10 लॉग 10, तो लॉग 10 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो क्या आंसर आ गया, 10 आ गया ना। तो 1 अगर आपको pH फॉर एग्जाम्पल आपको pH 7 दिया है, आपको दिया है pH इक्वल टू 7, तो दैट मीन्स आप मान लोगे कि आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा के, वरना आप ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि pH निकालो, तो pH निकालो मतलब माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, वही तुम्हारा है pH। अरे इस टाइप का क्वेश्चन हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? अरे हो पाएगा तो ओके। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मच charge is required, charge is required to produce 1 mole of aluminum, 1 mole of aluminum from Al3 plus, from Al plus 3। तो Al plus 3 से आप Al plus 3 से Al बनाओगे, Al plus 3 से Al बनाओगे, आपको कितना चार्ज चाहिए? और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपके पास क्या है, Al plus 3 है, अब क्या बनाओगे, एल्यूमिनियम बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, आप जानते हो कि ये तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, कैथोड में रिएक्शन होगा, ये कैथोड का रिएक्शन है, क्योंकि तुम्हारा कैथोड मतलब काटायन अट्रैक्शन, तो काटायन अट्रैक्ट होकर तुम्हारा कैथोड के पास जाएंगे, और कैथोड में क्या होता है तुम्हारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, +3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल, देखो 1 मोल एल्यूमिनियम को बनाने के लिए आपको, एक एल्यूमिनियम के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल एल्यूमिनियम को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो जो 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 फैराडे है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि फैराडे मतलब क्या है, फैराडे मींस अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैराडे, तो फैराडे मतलब कोई नहीं लिखेगा कि 96500, आपको लिखना है कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ही बोलते हैं क्या, 1 फैराडे। तो यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 3 फैराडे चाहिए। अगर इसको आप कूलम में पूछेगा तो क्या करेंगे, 3 इंटू 96500 कूलम, तो इतना आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए इन कूलम। अगर फैराडे में पूछेगा डायरेक्ट 3F लिख देंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपके पास क्वेश्चन है 1 mole of MnO4 minus to Mn2 plus, that means 2 और फॉर्म के बीच में ध्यान से देखो, MnO4 माइनस माइनस को आप Mn2 प्लस को चेंज कर रहे हो, MnO4 माइनस को 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में चेंज कर रहे हो, तो आपको कितना चार्ज चाहिए, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, MnO4 माइनस गिव्स Mn+2। तो मैंगनीज का पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो मैंगनीज क्या है, X, तो ऑक्सीजन तुम्हारा क्या होता है, मैंगनीज का निकाल रहे इसलिए उसका X ले लिए। तो ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन -2 स्टेट्स, इन मोस्ट केस -2 स्टेट। तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाएगा, -8, और ऊपर में चार्ज क्या है, -1, तो तुम्हारा X क्या हो जाएगा, +7। दैट मीन्स यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। तो +7 से +2 को चेंज हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली। तुम +7 से +2 को चेंज कर रहे हो तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे 1 मोल Mn2 प्लस के लिए आपको कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 मोल। अगर 5 मोल इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब क्या है, 5 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का 1 मोल
चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फैराडे। दैट मींस तुम्हारा 5 मोल मतलब 5 फैराडे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into 96500 कूलम। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, MnO4 माइनस को देख के कंफ्यूजन नहीं होना है। MnO4 माइनस मतलब मैंगनीज एक्सिस्ट इन +7, तो +7 से आप +2 को चेंज कर रहे हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 5 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। दैट मींस 5 इलेक्ट्रॉन मतलब आप 5 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, और 1 मोल मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, 5 मोल का होगा 5 फैराडे, तो 5 फैराडे मतलब 5 into 96500 हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन घुमा के आ रहा है आपको, किस टाइप का घुमा के आ सकता है? आपको क्वेश्चन आ रहा है 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, ओके, Al2O3 मोल्टेन Al2O3 से आप 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाओगे। दैट मींस आपके पास एल्यूमिनियम Al2O3 है, आपके पास बहुत सारा Al2O3 है, आप वहां से 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाओगे, तो आपको कितना चार्ज चाहिए होगा, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? देखो मैं कैसे करता हूँ। आपके पास क्या है, पहले आयन क्या है देख लो। एल्यूमिनियम Al2O3 है, तो अगर Al2O3 है तो Al2O3 कैसे एग्जिस्ट करता है? 2Al प्लस 3 प्लस 3O2 माइनस। हमको चाहिए कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कहां से बनाएंगे? Al प्लस 3 से बनाएंगे। तो Al प्लस 3 से अगर तुम एल्यूमिनियम बना रहे हो तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ये सर नो। तो आप 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए आपके पास 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, लेकिन आप 1 मोल नहीं बना रहे हो, आप कितना बना रहे हो? 40 ग्राम बना रहे हो। तो 40 ग्राम के लिए पहले ये कितना मोल है निकाल लो। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 40, और एल्यूमिनियम का मोलर मास तुम्हारा कितना होता है? 27, ठीक है ना? दैट मींस आप इतना मोल का बना रहे हो क्या? एल्यूमिनियम। तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 40 बाई 27 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 1 मोल के लिए 3 मोल, तो 40 बाई 27 मोल के लिए 3 इंटू 40 बाई 27 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 फैराडे, तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 3 इंटू 40 बाई 27 फैराडे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन? अरे समझ में आ रहा है तो ये कर पाएंगे तो। यस सर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है वेट अ मिनट, ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और थोड़ा सा हम देख लेंगे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। अगर आपको दिया है कि aqueous AgNO3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous AgNO3 विद Ag इलेक्ट्रोड, विद Ag इलेक्ट्रोड, इसको ध्यान रखेंगे। अगर Pt इलेक्ट्रोड दिया होता तो क्या रिएक्शन होता, अगर Ag इलेक्ट्रोड दिया है तो क्या रिएक्शन होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? अगर Ag इलेक्ट्रोड दिया है दैट मींस आपको मानना है कि ये तुम्हारा क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये तुम्हारा क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब तुम इसी का ही रिडक्शन करोगे, इसी का ही ऑक्सीडेशन करोगे। लेकिन एक बार रिएक्शन लिखेंगे, AgNO3 कौन सा आयन में एग्जिस्ट करेगा? AgNO3 गिव्स Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, और aqueous दिया है दैट मींस वाटर प्रेजेंट होगा, तो वाटर गिव्स योर H प्लस प्लस OH माइनस, तो ये आपका हो जाएगा। तो पहले हम एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड में क्या होगा? तो एनोड मतलब आनायन अट्रैक्शन, दैट मींस सारा का सारा आनायन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आनायन क्या आ जाएगा? NO3 माइनस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा। तो NO3 माइनस OH माइनस अगर आ जा रहा है तो यहाँ पे एनोड में ऑक्सीडेशन किसका होगा? कोई मुझे बता सकता है? NO3 माइनस का होगा ना OH माइनस का होगा? किसका किसका होगा? अरे NO3 माइनस का होगा ना OH माइनस का होगा? किसका होगा ऑक्सीडेशन? सर दोनों का नहीं होगा। दोनों का नहीं होगा। यस, वेरी गुड, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग योर Ag इलेक्ट्रोड। तो Ag इलेक्ट्रोड मतलब तुम Ag का ही ऑक्सीडेशन करोगे, तो Ag का ऑक्सीडेशन क्या होगा? Ag गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हो। तुमको मैं एग्जांपल दिया था ना, तुम्हारे दोनों दोस्त थे, तुमको भूख लग रहा है,
तुम्हारे पास एक मील है खाना खाने के लिए, तुम दोनों दोस्त को पूछोगे क्या? तुम तो खुद खाओगे ना, तो ये खुद ही एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ना ये NO3 माइनस का ऑक्सीडेशन कराएगा, ना ये OH माइनस का ऑक्सीडेशन कराएगा, ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो Ag गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कैथोड का क्या रिएक्शन होगा? कैथोड मींस योर, तो कैथोड में कैटायन आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे? Ag प्लस आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे? H प्लस आ जाएंगे। तो Ag प्लस और H प्लस अगर आ जा रहे हैं तो यहाँ पे ना ये Ag प्लस होगा ना ये H प्लस का होगा, तो इसका होगा रिडक्शन। दैट मींस रिडक्शन क्या होगा? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। तो ये तुम्हारा क्या होगा? सॉलिड ये डिपोजिट होगा कैथोड में और Ag प्लस तुम्हारा डिपोजिट होगा क्या? एनोड में। तो इस टाइप का रिएक्शन होता है। अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि aqueous AgNO3 with aqueous AgNO3 with PT इलेक्ट्रोड, PT इलेक्ट्रोड दिया है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम अच्छे से ट्रिक बोल के इसको सॉल्व कर दिए थे। तो PT इलेक्ट्रोड मतलब ये क्या? इनर्ट है, दैट मींस ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो AgNO3 मतलब तुम्हारा क्या आ जाएगा? AgNO3 गिव्स Ag plus plus NO3 minus, and here your aqueous is given, aqueous means your water, तो water gives your H plus plus OH minus। तो हम लिख रहे हैं एनोड का रिएक्शन। तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा और कैथोड का रिएक्शन क्या होगा? तो कैथोड में क्या आ जाएगा? कैटायन आ जाएगा, तो कैटायन क्या आ जाएगा? H प्लस Ag प्लस आ जाएगा और H प्लस आ जाएगा, और एनोड में क्या आ जाएगा? NO3 माइनस आ जाएगा और क्या आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा। तो कोई मुझे बताएगा कि एनोड में किसका तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा? एनोड में किसका ऑक्सीडेशन कराओगे? NO3 माइनस ना OH माइनस? OH माइनस। OH माइनस। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आनायन के लिए ट्रिक था। आनायन के लिए क्या ट्रिक था? तो हम पहले आनायन के लिए ट्रिक लिखते हैं। आनायन के लिए तुम्हारा ट्रिक था सोते हुए, अरे याद है ना? नहीं है क्या ट्रिक था? सोते हुए मन को फिर ना कर करारा, फिर ना कर करारा, ये हमारा ट्रिक था। सोते हुए मन को फिर ना कर करारा, दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा? SO4 2 माइनस, Mn से क्या आ जाएगा? MnO4 माइनस, फिर से क्या आ जाएगा? F माइनस, Na से क्या आ जाएगा? NO3 माइनस, और करारा से क्या आ जाएगा? Cr2O7 2 माइनस। दैट मीन्स अगर ये तुम्हारे पास आनायन होंगे इसको कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करोगे, इनका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हम तुम नोट चेक कर लो, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस मार मार के मैंने कर दिया था आपको। दैट मीन्स अगर आपके पास आनायन मतलब कुछ भी आनायन होगा, साथ में क्या होगा? OH माइनस होगा। तो अगर आपके पास कुछ भी आनायन है इनको छोड़ के तो उसका ऑक्सीडेशन करो। अगर आनायन ये सब है SO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, F माइनस, NO3 माइनस, who is your Suryakandar? ओके, तो यहाँ पे आपके पास अगर आनायन होगा SO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, ये और F माइनस, NO3 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, तो इनका कभी भी हम ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसका करेंगे? OH माइनस का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन फॉर्म कोई मुझे बताएगा कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूल सेल में होता है। OH माइनस का क्या होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन? OH माइनस का ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? Four OH minus gives, yes, 4OH minus gives O2 plus 2H2O 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आपका रिएक्शन था। देखो एनोड मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एनोड मतलब आपके पास यहाँ पे अगर ये सब आयन होंगे तो OH माइनस का करेंगे, वरना फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl माइनस होता तो Cl माइनस का करो ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये सब आयन है तो इनका ऑक्सीडेशन हम नहीं करना है। तो यहाँ पे हमको NO3 माइनस है, तो NO3 माइनस देखो यहाँ पे है ना? नहीं है, चेक कर लो। देखो NO3 माइनस है, दैट मींस NO3 माइनस का नहीं होगा। तो किसका करेंगे? OH माइनस का करेंगे। तो OH माइनस gives 4OH minus gives O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा कैथोड में। कैथोड के लिए कैटायन के लिए हमारा क्या ट्रिक था? कैटायन के लिए हमारा ट्रिक था
सालामन, तो सालामन से क्या जा रहा था हमारा, एस से आ रहा था क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल Na प्लस है, के प्लस है, आरबी प्लस है, तो अगर आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट है और यहां से क्या था, एल्यूमिनियम 3 प्लस था और यहाँ पे क्या था, Mn प्लस 2 था, अगर ये सब आयन रहेंगे तो इनका कभी भी रिडक्शन नहीं करेंगे, कभी भी गलती से रिडक्शन नहीं करना है, मैं क्रॉस मार दे रहा हूं। तो काटन मतलब कुछ भी काटायन होगा और साथ में क्या होगा, H प्लस होगा, क्योंकि हम एक्वस फॉर्म ले रहे हैं। तो अगर H प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे H प्लस का क्या होगा, रिडक्शन, दैट मीन्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, तो H2 गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। अगर ये सब काटायन प्रेजेंट है, सालामन से हमारा शॉर्टकट ट्रिक था Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, योर एल्यूमिनियम 3 प्लस, Mn2 प्लस। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तुम्हारा Ag प्लस है, Ag प्लस के हमने नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे रिडक्शन करोगे Ag प्लस का, दैट मीन्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag, तो ये तुम्हारा सॉलिड क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो इस टाइप का रिएक्शन होता है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान दो, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि why Ag प्लस अंडरगोज रिडक्शन, क्यों Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास खाने का पोटेंशियल है तो आप क्या करोगे, खाओगे, अगर आपके पास सोने का पोटेंशियल है तो आप सोओगे, अगर आपके पास पढ़ने का पोटेंशियल है आप तो पढ़ोगे। तो Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस Ag प्लस हैज अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रीजन होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई Ag प्लस अंडरगोज रिडक्शन, यू हैव टू राइट Ag प्लस हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल। अगर यहाँ पे पूछेगा कि व्हाई OH माइनस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आप लिखोगे बिकॉज OH माइनस हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिंपल। तो यहाँ पे हम इस टाइप का क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान देंगे। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पास ग्राफ आता है, तो ग्राफ जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो किसके वर्सेस में क्या है, कोई बता सकता है किसके वर्सेस में क्या है, अरे वो क्या है, जो ग्राफ हमारा होता है वो कौन, molar conductivity versus root over of concentration. यस, देखो मोलर कंडक्टिविटी को आप मोलर कंडक्टेंस, किसी किसी बुक में ये एक्चुअली मोलर कंडक्टेंस होता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट ओवर ऑफ सी। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाओगे तो आप ग्राफ कैसे बनेगा, आपका इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो हम हमारा क्या होता है, वाई वर्सेस एक्स होता है, तो काप्पा एम वर्सेस रूट ओवर ऑफ सी, तो काप्पा एम को क्या लेंगे, वाई में लेंगे, और रूट ओवर ऑफ सी को क्या ले जाएंगे, इसमें ले जाएंगे, एक्स में ले जाएंगे। तो ये आपका रूट ओवर ऑफ सी है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका 0 1 2 3 4 आपका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, आप थोड़ा सा शुगर ऐड कर रहे हो, आपको स्वीटनेस फील होगा, डेफिनेटली स्वीटनेस आपको लगेगा, लेकिन उसमें मैं 1 बकेट 3 बकेट पानी ऐड कर दूंगा, दैट मींस डाइल्यूशन कर रहा हूं, अभी आपको शुगर का टेस्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो शुगर का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, दैट मींस कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है, दैट मींस डाइल्यूशन बढ़ रहा है। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ये तुम्हारा कंसंट्रेशन का डायरेक्शन है, ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन का डायरेक्शन। और हम जानते हैं कि डाइल्यूशन अगर करेंगे तो आयन का मोबिलिटी बढ़ता है, आयन अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं। तो अगर मूवमेंट करेंगे तो आपका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। दैट मींस डाइल्यूशन करने से आपका क्या होगा, ग्राफ धीरे धीरे मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाइल्यूशन कितना है और यहाँ पे डाइल्यूशन कितना है, ए और बी पॉइंट में किसका डाइल्यूशन ज्यादा है, ऑब्वियसली ए का डाइल्यूशन ज्यादा है, क्योंकि डाइल्यूशन तो बढ़ रहा है ना इस डायरेक्शन में। अगर ए का डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो ए का मोलर कंडक्टेंस भी क्या है, ज्यादा है। ए और बी पॉइंट को तुम मार्क कर लो। तो मोलर कंडक्टेंस तुम्हारा बढ़ता है विद डाइल्यूशन, क्यों, बिकॉज योर मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी तुम्हारा आयन होंगे, इसलिए उसका नाम स्ट्रॉन्ग है, दैट मींस बहुत सारा आयन होंगे। तुम जब डाइल्यूशन करोगे तो तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर तुम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लोगे, इसको अगर बढ़ा दोगे, तो एक्स्ट्रापोलेट करने पर यहाँ पे तुम क्या करोगे, वाई एक्सिस को टच करेगा ऑन एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ दिस ग्राफ। तो यू हैव टू राइट डाउन, हियर इज द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हियर इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास जो ग्राफ है, अगर वो उसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो तो वो क्या करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा, और अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है दैट मींस वो क्या होगा, तुम्हारा कप्पा एम नॉट, दैट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि
तुम्हारा जो y एक्सिस है उसका मतलब क्या है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब तुम्हारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस को बोलते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है, यू हैव टू राइट डाउन मोलर कंडक्टेंस, molar conductance at infinite dilution, at infinite dilution, जितना भी पानी है सब ऐड कर दो, तुम्हारे घर में जितना पानी है सब ऐड कर दो, तुम्हारे पड़ोस के घर में जितना पानी है सब ऐड कर दो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ वी कैन हैव लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो यहाँ पे क्यों ये ग्राफ होता है, मोबिलिटी बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ने से मोबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। अगर मैं वीक का ग्राफ करूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ करूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ करूंगा, तो ये kappa m वर्सेस रूट ओवर ऑफ सी, आपको क्या आ जाएगा, इस टाइप का एक ग्राफ मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, जो कि y एक्सिस को क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे अब दिख पा रहे हो यहाँ पे सडन ग्रोथ आया है, यहाँ पे सडन ग्रोथ आया है, तो सडन ग्रोथ क्यों आ रहा है, हु कैन से, एनीवन कैन से व्हाई देयर इज सडन ग्रोथ, कोई बता सकता है। Sir, because in dilution there is formation of extra ions. यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप डाइल्यूशन करोगे, अगर आप देखो वीक मतलब वहां पे आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा, दैट मींस बहुत कम होगा, वेरी 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 लेस देन 1 होगा, बहुत कम होता है, दैट मींस वहां पे आयन ही नहीं है। लेकिन तुम जब डाइल्यूशन कर रहे हो, दैट मींस एक्स्ट्रा आयंस फॉर्म, एक्स्ट्रा आयंस फॉर्म। अगर एक्स्ट्रा आयन फॉर्मेशन हो गया, हम जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस का दो ही रीजन है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ने कम होगा या बढ़ेगा उसका दो ही बेसिकली रीजन है। क्या क्या रीजन है, आयंस, बिकॉज मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्यों होता है, ड्यू टू प्रिंस ऑफ आयन, आयन के वजह से एक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो अगर तुम डाइल्यूशन करने पर एक्स्ट्रा आयन, क्योंकि यहाँ पे आयन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीटली आयन होता है, लेकिन वीक में आयन ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तुम जब डाइल्यूशन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आयन फॉर्मेशन हो रहा है, और ऑब्वियसली मोबिलिटी भी बढ़ेगा, नो डाउट, मोबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन मेन रीजन क्या है, एक्स्ट्रा आयन फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा आयन फॉर्मेशन हो रहा है, मोबिलिटी बढ़ेगा, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, सडन ग्रोथ दिखेगा। और अगर तुम इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो तुम्हें कभी भी y एक्सिस को टच नहीं होगा, और y एक्सिस को टच ही नहीं होगा, दैट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड। तो यहाँ पे आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं मिलेगा, अगर टच करेगा तभी तो तुम्हारा जीरो कंसंट्रेशन या इनफिनिट डाइल्यूशन में मिल जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, कैन एनीवन से हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालेंगे। अगर कोई बता सकता है, यहाँ पे तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं मिल रहा है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप कैसे निकालेंगे, कैन एनीवन कैन से, अर्पिता कैसे निकालोगे। Sir, by Collard's rule. कोलार्ड्स लॉ, ओके, बाय कोलार्ड्स लॉ। तो कोलार्ड्स लॉ आपके पास जो है, जो कोलार्ड्स लॉ है, तो विद द हेल्प ऑफ कोलार्ड्स लॉ यू कैन फाइंड आउट योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ध्यान दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक कांस्टेंट स्टेडी ग्रोथ होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि सडन ग्रोथ होता है। तो क्वेश्चन ये भी आया है, और मैंने भी आपका नोट चेक कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन में दिया हूं, टू सॉल्यूशन, टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ए एंड बी, आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ए एंड बी, ऑन डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूशन करोगे, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए इंक्रीजेस 5 टाइम्स। आपका जो ए का मोलर कंडक्टेंस है, अगर ऑब्वियसली डाइल्यूशन करोगे मतलब तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए इंक्रीजेस 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आपका बढ़ जा रहा है, व्हाइल मोलर कंडक्टेंस, molar conductance of B increases 25 times, आपका जो B का मोलर कंडक्टेंस है 25 टाइम्स बढ़ रहा है, which one is strong electrolyte, आपके पास ये strong electrolyte कौन सा है, कौन बताएगा, which one is the strong electrolyte,
अगर आप सॉल्यूशन ए और बी आपके पास है, ए और बी में अगर आप ए को डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, वो 5 टाइम्स बढ़ रहा है मोलर कॉन्फिडेंस, बी का 25 टाइम्स बढ़ रहा है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा? कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। सर ए। ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है। ए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ए तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तुम जब डाइल्यूशन करते हो वहां पे एक कांस्टेंट ग्रोथ आता है, एक स्टेडी ग्रोथ आता है, एक स्टेडी ग्रोथ आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बी तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बी क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके डाइल्यूशन करने पर वहां पे क्या होता है कि सडन ग्रोथ आता है, एक सडन ग्रोथ आता है। तुम देख पा रहे हो कि बी का जो मोलर कंटेंट है वो 25 टाइम्स बढ़ रहा है और ए का मोलर कंटेंट क्या हो रहा है? 5 टाइम्स बढ़ रहा है। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे सडन ग्रोथ आ रहा है। और अगर रीजन पूछा जा रहा है, अब लिखोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर क्या होता है? ओनली मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, ओनली मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। यहाँ पे आयन का मोबिलिटी बढ़ता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? मोबिलिटी तो बढ़ता है लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आयन भी फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पे सडन ग्रोथ आता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? एक स्टेडी ग्रोथ या कांस्टेंट ग्रोथ आता है। हम इसको इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ठीक है ना, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे। अगर आपको मैं पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी। सो कैन एनीवन से व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी इंटू जी स्टार। तो इसको आप लिख सकते हो कि जी इंटू एल बाई ए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस? The specific conductance is the conductance of the unit cubic volume of electrolytic इलेक्ट्रोलाइटिक solution. सॉल्यूशन, यस वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप लेंथ को 1 सेंटीमीटर पुट कर दोगे, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर दोगे, तो आपको क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस। क्योंकि तुम्हारा जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट। जी क्या है? कंडक्टेंस। तो जी स्टार तुम्हारा, ये जो जी स्टार है ये क्या है? एल बाई ए। और जी स्टार अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय जी सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। लेंथ और एरिया को अगर तुम रेशियो ले जाओगे तुम्हारा क्या आ जाएगा? सेल कांस्टेंट आ जाएगा। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या आ गया? कंडक्टेंस आ गया। दैट मीन, और यहाँ पे हम कंडक्टर नहीं ले रहे, हम इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन ले रहे हैं। इसलिए मैं अगर यहाँ पे एक क्यूब को ले जाऊं, एक क्यूब को ले जाता हूं, इसका लेंथ को मैं मान लेता हूं 1 यूनिट, ब्रेथ को मान लेता हूं 1 यूनिट, और हाइट को मान लेता हूं क्या? 1 यूनिट। तो यहाँ पे तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा? 1 यूनिट स्क्वायर। लेंथ भी क्या हो जाएगा? 1 यूनिट स्क्वायर। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा उसको बोलते हैं क्या? द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दैट मींस आई कैन राइट डाउन कंडक्टेंस ऑफ यूनिट cubic volume of electrolytic solution, electrolytic solution is called your क्या? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसका यूनिट क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द यूनिट? Simon meter inverse. साइमन मीटर इनवर्स, ऑब्वियसली, ठीक है ना। या ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी का जो यूनिट होता है वो होता है क्या? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या हम साइमन भी बोल सकते हैं। एल क्या है? सेंटीमीटर। ए क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हम बोल सकते हैं। वैसे ही हमारे पास है मोलर कंडक्टेंस। हमेशा याद रखो मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है 1000 मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, हमारे लिए आसान होगा। 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाई सी, और सी में क्या पुट करेंगे? मोलारिटी पुट करेंगे हमेशा, और मोलारिटी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कोई मुझे बता सकता है मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस? Simon centimeter square. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आपका जो लीड स्टोरेज बैटरी है, लीड स्टोरेज बैटरी, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लीड स्टोरेज बैटरी का जो एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि लीड स्टोरेज बैटरी में तुम्हारा डेंसिटी क्या होता है, ठीक है ना,
तो वो थोड़ा सा डिस्चार्जिंग इक्वेशन, चार्जिंग इक्वेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, उल्टा करके लिख देंगे। लिकलन सेल उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और तुम्हारा जो जो मर्क्यूरी सेल होता है, मर्क्यूरी सेल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाई द सेल और सेल पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन आपके कॉपी में होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी आयन का मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट आयंस इन मर्क्यूरी सेल, दैट्स व्हाई उसका सेल पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसका सेल पोटेंशियल कितना रहता है, कोई मुझे बता सकता है, किसको याद है? अरे व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी सेल? 1.35 वोल्ट, यस वेरी गुड। तो मर्क्यूरी सेल का क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि वहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और फ्यूल सेल का थोड़ा सा देख लेंगे, फ्यूल सेल का एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन थोड़ा सा अच्छे से दिखेंगे। और फ्यूल सेल का एडवांटेजेस, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में तुम्हारा फ्यूल सेल यूज होता है। फ्यूल सेल उसका एफिशिएंसी 70% है, एफिशिएंसी 70%, वो पॉल्यूशन फ्री होता है। तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा हमारा मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन था। अगर नॉस्ट इक्वेशन ध्यान दो, नॉस्ट इक्वेशन एग्जाम में गारंटेड आता है। विदाउट नॉस्ट इक्वेशन देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। और नॉस्ट इक्वेशन में आपको ध्यान देना है ये चीज कि आपको टोटल सेल रिएक्शन लिखना है, पूरा नजर रख के फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ सेल रिएक्शन को लिखना है। और जो पावर होगा, जो कोफिशिएंट होगा, उसको पावर लिखना है। जो सॉलिड होगा उसको इग्नोर करना है। ये सब चीज को ध्यान देंगे। और जो बात था हमारा अम, जो फास्ट में था, जो SHU वगैरह, वो थोड़ा सा देख लेना। और क्या था, वही सब था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब था। और यस, और जो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अच्छा क्या होगा, ये थोड़ा सा हम डिस्कशन किए थे, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। और एक फॉर्मूला हमारा होता है डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये एक क्वेश्चन भी होता है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला में कभी कभी आपको डेल जी नॉट पूछा जाएगा। और कभी कभी पूछता है कि सेल स्पॉन्टानियस क्या होगा, सेल कब तुम्हारा स्पॉन्टानियस होगा। और स्पॉन्टानियस का दूसरा नाम है फिजिबल। फिजिबल कब होगा, फिजिबल कब होगा? देखो डेल जी तुम्हारा नेगेटिव, अगर डेल जी तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है तो तुम्हारा स्पॉन्टानियस है, ठीक है ना। तो डेल जी नेगेटिव के लिए तुम्हारा ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आप ई सेल और या ई नॉट सेल निकाल रहे हो, वो तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो सेल क्या होगा, फिजिबल होगा या स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन हम बहुत बार किए हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो और थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। और ये मैं इसको वीडियो को सेंड कर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से थोड़ा सा 2x स्पीड में देख लेना। और जो PDF भेजा हूँ उसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखो। और जो डाउट आ रहा है मुझे मैसेज करो, ठीक है। और थोड़ा सा तुरंत पढ़ने में बैठ जाओ, और ज्यादा मतलब डिस्टर्ब वगैरह नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई में बैठो। और ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि अभी से अगर हम मेहनत करेंगे तो लास्ट में उसको रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसा मत सोचो कि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने पर ही हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए एग्जाम है कल, तो आज हम पूरा अच्छे से मेहनत करेंगे, इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करो, जो भी डाउट आ रहा है मुझे तुरंत मैसेज करो, ओके।